तो सबसे पहले वेव्स में कुछ बेसिक बेसिक हमें टर्म्स समझनी है। जैसे मान लीजिए ये कोई वेव है, तो ये बीच में मैं जो लाइन लगा रहा हूँ ये उसकी मीन पोजीशन होती। अगर किसी मीडियम में डिस्टरबेंस ना की जाती तो सेंट्रल लोकेशन उसकी ये होती, पर जो कि आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है तो सेंटर से ज़्यादा वो कितना ऊपर गई है या वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे आई है, इट वॉज सपोज टू बी इक्वल इन बोथ केसेस, तो इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हिंदी में हम उसे बोलते हैं आयाम। इसे कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसे मीटर में हम नापेंगे। इसके बाद एक दूसरी चीज़ है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। हिंदी में हम इसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। इसको हम लैम्ब्डा ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। इसके बाद तो यहाँ पर जो हमारे पास टर्म्स आ गई, एक तो ए एम्पलीट्यूड, एक लैम्ब्डा वेवलेंथ, एक स्पीड सी। तो सी है यहाँ पर द स्पीड ऑफ द वेव, तरंग की चाल। इसको हम मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे। ये होता है कि वेव एक सेकंड में कितने मीटर आगे बढ़ रही है। इसके बाद एक इसमें टर्म है एफ, ये फ्रीक्वेंसी है। बहुत सारी बुक्स में इसके लिए अलग अलग लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ बुक्स में इसके लिए एन यूज़ करते हैं, कुछ बुक्स में इसके लिए न्यू यूज़ करते हैं। हम एफ यूज़ कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं आवृत्ति और इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजर रही हैं, एक सेकंड में कितनी वेव्स निकल गई किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, या फिर ये जो वेव वाइब्रेट हो रही है वो एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये था हमारा एम्पलीट्यूड और लैम्ब्डा है हमारी वेवलेंथ। इसके बाद एक इसमें टर्म है द वेव नंबर। वेव नंबर होता है 1/λ। और ऐसी एक इसमें टर्म होती है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो जैसे वेवलेंथ होती है कि एक वेव में कितने मीटर हैं, ऐसी वेव नंबर होता है एक मीटर में कितनी वेव्स हैं। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लाइन है और इस तरह से वेव आगे जा रही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए ये सिर्फ 25 सेंटीमीटर है, तो मेरी वेवलेंथ हो गई इस एग्जांपल में 25 सेंटीमीटर। लेकिन वेव नंबर होता है कि एक मीटर में कितनी वेव्स, तो यहाँ से यहाँ तक फिर से 25 सेंटीमीटर होंगी, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से 25 सेंटीमीटर होंगी, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से 25 सेंटीमीटर होंगी। तो कुल मिलाकर एक मीटर के अंदर अंदर 4 वेव्स आ गई, 1 2 3 4। तो इस एग्जांपल में मेरा वेव नंबर हो गया 4। तो वेवलेंथ है एक वेव कितने मीटर की है, यहाँ पे 0.25 मीटर की, तो उसको 25 सेंटीमीटर की बजाय मैं 0.25 मीटर ऐसे बोल सकता था। तो एक वेव कितने मीटर की है वो वेवलेंथ, और एक मीटर में कितनी वेव्स हैं वो वेव नंबर। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हुए, और टाइम पीरियड का मतलब है एक वाइब्रेशन में कितनी सेकंड लगी। तो दोनों की यूनिट्स भी एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो जैसे वो है हर्ट्ज में, ये है सेकंड में, तो मैं बोल सकता हूँ कि हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/सेकंड, एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह से वेवलेंथ की यूनिट मीटर थी, वेव नंबर की यूनिट मीटर इनवर्स है, तो एक दूसरे के अपोजिट। एनीवे, अब इसमें कभी कभी हम ऐसे भी बना देते हैं, जैसे साउंड में कई बार ऐसे होता है कि हम एक ही पॉइंट पर 2 वेव्स निकाल देते हैं। जैसे सिमिलर एक और वेव ऐसे कर दी हमने, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ बन गई इसे हम बोलते हैं इंटरनोड। और ये जो पॉइंट्स बन गए, ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम बोल देते हैं नोड्स। तो कई बार हो सकता है आपको वेवलेंथ दे दें और इंटरनोड या नोड की बीच में डिस्टेंस पूछ लें। तो ये तो कुछ टर्म्स थी जो हमें पता होनी चाहिए थी वेव से रिलेटेड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। देखिए, वेव्स कई तरह से कैटेगराइज की जा सकती हैं। एक सबसे कॉमन तरीका ये है कि टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, कि वो कहाँ से जा सकती हैं। तो उसके आधार पे 2 तरह की वेव्स होती हैं मेनली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में हम इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, और
मैकेनिकल वेव्स, हिंदी में हम इसे बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। तो ये दो कैटेगरीज बना सकते हैं हम वेव्स की। इसी तरह से वेव्स की दो कैटेगरीज और बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका पोलराइजेशन हो सकता है कि नहीं। तो कुछ वेव्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, कुछ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे और ट्रांसवर्स वेव्स को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अब देखिए हमारे पास चार तरह की वेव्स आ गई, ऐसी जो मैकेनिकल और ट्रांसवर्स दोनों हों, ऐसी जो मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों हों, फिर ऐसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसवर्स दोनों हों, फिर ऐसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों हों। अब इनमें से ये जो मैंने रेड वाली बना दी, ऐसी वेव्स पॉसिबल ही नहीं है। तो दरअसल एक तो ये हमारा झंझट खत्म, इस तरह की दुनिया में कोई वेव नहीं होती जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों हों। अब मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों हों या ईएम और ट्रांसवर्स दोनों हों, इस तरह की वेव्स के एग्जांपल देख लेते हैं। तो उनको मैं नाम देता हूँ ए, बी और सी। पहले इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दो खास बातें हैं। पहली बात, ये वैक्यूम में से जा सकती है। दूसरी खास बात, इसकी सारी की सारी एनर्जी या तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है या मैग्नेटिक फॉर्म में, और वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। ऐसे ही मैकेनिकल वेव्स की दो खास बातें हैं। एक तो ये वैक्यूम में से नहीं जा सकती, दूसरा इसकी सारी की सारी एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी होती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी, और वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की दो खास बातें होती हैं। एक तो उसका पोलराइजेशन नहीं हो सकता, और दूसरा उसमें पार्टिकल्स जिस दिशा में वाइब्रेट करते हैं, वेव्स भी उसी दिशा में मूव करती है। तो जैसे पार्टिकल अगर लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट, तो वेव भी उसी के पैरेलल या एंटी पैरेलल चलती है। ऐसी ही ट्रांसवर्स वेव्स की भी दो खास बातें हैं। पहली तो कि इसका पोलराइजेशन किया जा सकता है, हो सकता है। पोलराइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं ध्रुवण। पोलराइजेशन एक तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, आप ऐसे मान लें, जिससे वेरीफाई किया जा सकता है कि वो लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स। फिर इसमें वेव का प्रोपगेशन और पार्टिकल का वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी पार्टिकल्स अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो वेव्स ऐसे जा रही हैं। अब एक एक करके इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले ए, ऐसी वेव्स जो मैकेनिकल भी हैं और ट्रांसवर्स भी हैं। तो उनका एग्जांपल, जैसे कोई रस्सी है, उसको आपने वाइब्रेट करा दिया, या फिर जैसे तालाब में जो पानी है उसमें जो वाइब्रेशंस होंगी, और कोई ख़ास एग्जांपल नहीं है। इसके बाद ऐसी वेव्स जो मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हों, उसके एग्जांपल जैसे साउंड, मैकेनिकल भी है लॉन्गिट्यूडनल भी है, जैसे किसी स्प्रिंग में हम वेव बनाते हैं, या जैसे अर्थक्वेक, एक तरह की साउंड ही होती है वैसे तो वो, पर एनीवे। उसके बाद सी, ऐसी वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हैं और ट्रांसवर्स भी हैं। तो इसके 7 मेजर एग्जांपल्स होते हैं, और इनको मैं डिटेल में आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया ईएम वेव्स और ट्रांसवर्स। लेकिन ऐसी कोई वेव पॉसिबल नहीं जो ईएम वेव भी हो और लॉन्गिट्यूडनल भी हो। अब एसएससी कई बार बहुत ही बेकार क्वेश्चंस देती है। एक बार उन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिए थे कि इंफ्रारेड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं। फिर ऑप्शन दिया हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अब इंफ्रारेड वेव्स सी में काउंट होती हैं, वो ट्रांसवर्स भी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हैं, क्या करें। तो ऐसे ऑप्शन कई बार एसएससी दे देती है। फिर वहाँ पे हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। फिर अपने तुक्के मार दो, आपके हिसाब से तो मैं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे टिक मारता, बट एनीवे। तो इसके बाद अब बात करते हैं स्टेशनरी वेव्स की। जब आपने कोई रस्सी दोनों तरफ से बांध रखी है और आप उस रस्सी को प्लग कर दें, एक तरफ आपने थोड़ा सा उसको ऐसे खींचा और छोड़ दिया, तो रस्सी वहीं पर वाइब्रेट करती रहेगी, अप डाउन वहीं पर वाइब्रेट करती रहेगी। उसकी एनर्जी उस रस्सी के अंदर ही रहेगी, लेकिन वो रस्सी कहीं वहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। इस तरह से अप डाउन उसमें वेरिएशन, वाइब्रेशन होते रहेंगे। तो वो एक स्टेशनरी वेव हो गई है। लेकिन ऐसी स्टेशनरी वेव और बहुत सारी नोड्स के साथ भी हो सकती है। जैसे इसमें सिर्फ 2 ही नोड है और एक इंटर नोड, लेकिन मल्टीपल नोड्स भी हो सकती हैं स्टेशनरी वेव्स की। तो स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी उस रस्सी के अंदर ही रहेगी और उसे बाहर नहीं जा सकती, लेकिन वहीं पर वो वाइब्रेट करती रहेंगी। और ऐसे में मैंने आपको टर्म्स के टाइम पे बताया था कि वेवलेंथ क्या होती है। फिर वेवलेंथ इसमें ये मानी जाएगी और एक वेवलेंथ फिर ये मानी जाएगी।
तो एक नोड और दूसरी नोड के बीच में जो इंटरनोड का गैप होता है वो वेवलेंथ का हाफ होता है। नोड्स एंड एंटी नोड्स मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन होता है जब वक्त के साथ धीरे 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 कोई वेव ढीली पड़ जाए, उसकी एनर्जी लूज हो जाए और वो कमज़ोर हो जाए। तो जब उसकी एनर्जी लॉस होती है किसी भी वेव की तो उसे हम अटेन्यूएशन बोलते हैं। जैसे आप चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज़ पहाड़ों से गूंज के वापस आती है, फिर 2-3 बार गूंजी तो धीरे धीरे हर नेक्स्ट इको की साउंड में वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, तो उसे हम अटेन्यूएशन बोलते हैं। तो अटेन्यूएशन में जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो कम होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वेवलेंथ कभी भी कम नहीं होती है, एम्पलीट्यूड उसका कम हो जाता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। देखिए अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो या साउंड की फ्रीक्वेंसी कम हो तो उसके कुछ चंद एग्जांपल्स हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब बहुत ही पैनी आवाज़ होती है, शार्प, एकदम श्रिलिंग वॉइस, ची ची करने वाली आवाज़ जो आपके कानों को चिड़चिड़ा कर दे। लो फ्रीक्वेंसी बहुत ही दमदार पावरफुल आवाज़ होती है, हैवी या फिर डीप वॉइस, तो जहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे शेर की आवाज़, शेर की दहाड़ भारी आवाज़ होती है, या किसी स्पीकर की बेस जो धुम धुम जैसी आवाज़ आती है। वैसी जो ट्रेबल होता है स्पीकर का, जो ट्रेबल तो वो पैनी छिन वाली आवाज़ होती है। या फिर जैसे मच्छर, मॉस्किटो, तो उसकी आवाज़ पैनी होती है। तो ऐसी आवाज़, या गर्ल्स वॉइस और बॉयज़ वॉइस, तो गर्ल्स वॉइस पैनी आवाज़ होती है और बॉयज़ वॉइस भारी आवाज़ होती है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी में काउंट होता है। अब एक मैक्सिमम लिमिट है कि कितनी हाई फ्रीक्वेंसी या कितनी लो फ्रीक्वेंसी इंसान सुन सकता है। तो लो, कम से कम इंसान को जो सुननी चाहिए, जो सुनाई दे जाती है वो है 20 हर्ट्ज़, और हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दे सकती है हमें 20,000 हर्ट्ज़ तक। इससे बाहर इंसान के कानों की लिमिट नहीं होती। तो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से भी कम है उसे हम बोलते हैं इंफ्रा साउंड, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से भी ज़्यादा है उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। लेकिन जो साउंड 20 और 20,000 के बीच में है उसे हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। इसके बाद अगला है ह्यूमन रेंज। तो इंसान कहाँ तक सुन सकता है वो मैंने अभी आपको बता ही दिया, 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक। इस 20,000 हर्ट्ज़ को कभी कभी 20 किलो हर्ट्ज़ भी बोल देते हैं। किलो का मतलब क्योंकि 1,000 होता है। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कई बार। इंटेंसिटी, इसकी हम हिंदी में बोलते हैं तीव्रता। तो कोई साउंड कितनी ज़्यादा वॉल्यूम लेकर आई है ये उसकी लाउडनेस होती है। तो साउंड की लाउडनेस उसकी वॉल्यूम इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट की जाती है। तो अब होता यह है कि इंटेंसिटी एक्चुअली एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, और इनफैक्ट वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिर्फ इतना भी याद कर लेंगे आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो भी आपको चलेगा, लेकिन टेक्निकली वो प्रोपोर्शनलिटी साइन ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप ऐसे ही याद रखें आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक साउंड है जिसकी इंटेंसिटी है 16, एक दूसरी साउंड है जिसकी इंटेंसिटी है 9। अगर वो दोनों की दोनों साउंड एक साथ बजा दी गई तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। तो भाई इंटेंसिटीज़ डायरेक्टली कभी भी आपस में ऐड नहीं हो सकती, एम्पलीट्यूड्स डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसमें जो गलत तरीका है वो तो ये है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इन दोनों का सम, इसका मतलब 25 हो गया, 16 और 9 को जोड़ दो, और मिनिमम इंटेंसिटी इन दोनों का जो डिफरेंस है इसका मतलब यहाँ पर हो गया 7। तो ये है गलत आंसर। सही आंसर हमारा ये है, द राइट वे। सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड पता करो। अगर इंटेंसिटी 16 है तो एम्पलीट्यूड 4 होगा, इंटेंसिटी 9 है तो यहाँ एम्पलीट्यूड 3 रहा होगा। फिर उन एम्पलीट्यूड्स को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता करें तो उन दोनों को जोड़ दिया 7, और मिनिमम एम्पलीट्यूड पता करें तो उन दोनों का डिफरेंस है जैसे 1। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 49, मिनिमम इंटेंसिटी होगा मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी 1। तो ये गलत, ये दोनों के दोनों आंसर सही। फिर एक और बात, साउंड को हम डेसिबल में भी मेजर करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को या उसकी लाउडनेस को। और डेसिबल में मेजर करने का रीज़न ये है कि इंसान के कान बहुत ही ब्रॉड रेंज ऑफ साउंड को परसीव कर सकते हैं, जिसकी रेंज 10⁻⁴ बड़ी बड़ी वैल्यूज़ में चली जाती है। तो इसलिए डेसिबल यानी लोगरिथमिक स्केल, डेसिबल इज़ अ लोगरिथमिक स्केल,
इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा ईजी होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी 20 माइक्रो पास्कल का प्रेशर होगा हवा में तो वो 0 डेसिबल माना जाएगा। अब जैसे जैसे डेसिबल को मैं ऐड करूँगा 10, वैसे वैसे मैं प्रेशर को मल्टीप्लाई करूँगा 10 से। तो अगर मेरे पास बनेगा ये 10 डेसिबल का वॉल्यूम, इसका मतलब ये है 200 माइक्रो पास्कल। अगर ये बनेगा 20 डेसिबल का वॉल्यूम तो ये है 2000 माइक्रो पास्कल। ऐसे ही 30, 40 और 50 डेसिबल तक जाते जाते डेसिबल जाते जाते हम 2 पास्कल पर आ जाते हैं। वो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 है। तो ये होगा 2 × 10⁻⁻2 पास्कल, ये होगा 2 × 10⁻⁻1 पास्कल और ये 2 पास्कल। और जैसे ही 60 डेसिबल हुआ अब ये 20 पास्कल बन गया है। बाय कंपैरिजन आपको अंदाज़ा दे दूं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है लगभग 1,00,000 पास्कल। तो हमारे ऊपर जो हवा का प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 पास्कल है और ये 20 पास्कल 0.0002 पास्कल, इतनी मामूली सी वैल्यूज़ है। वहीं अगर ये 2 माइक्रो पास्कल का प्रेशर हो जाए, यानी इसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 10 घट जाएगा, तो -10 डेसिबल हो जाएगा। तो डेसिबल नेगेटिव भी हो सकता है, प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन 0 डेसिबल वो साउंड है जहाँ इंसान सुनना शुरू कर देता है। सो दैट्स द ह्यूमन थ्रेशोल्ड। तो इंसान कम से कम 0 डेसिबल 20 माइक्रो पास्कल और 0 डेसिबल तक सुन सकता है। तो ये है 20 माइक्रो पास्कल या फिर 0 डेसिबल का साउंड। इंसान इतना तो सुन सकता है, इससे अगर कम हुआ तो इंसान नहीं सुन पाएगा। यह आवाज़ इतनी कमज़ोर होती है जैसे आपसे करीबन 1 मीटर दूर कोई मच्छर पी करके बिन बना रहा हो और बिल्कुल टोटल साइलेंस में और आपको सुनाई दे जाए 1 मीटर दूर से, वो है 0 डेसिबल। अगर उससे कम वॉल्यूम हुई तो इंसान सुन नहीं पाएगा। उससे ज़्यादा जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती है हम सुन लेते हैं। तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाला फंडा है उसमें 70-80 डेसिबल तक आते आते नॉर्मल हमारे आसपास की जो साउंड है वो चल जाती हैं। 90 डेसिबल तक आते आते फिर कान दुखने शुरू हो जाएंगे। 100, 110, 120 डेसिबल तक दिमाग खराब हो जाएगा। 130 तक आते आते कान फटने की संभावना हो जाएगी। तो एक ये ट्रेमेंडसली बढ़ जाता है, क्योंकि डेसिबल अगर 10 बढ़ रहा है तो एक्चुअली प्रेशर 10 गुना बढ़ रहा है। तो एकदम झटके से आपका प्रेशर लाउड हो जाता है। तो जो वॉल्यूम अभी तक आपकी 10 थी अब वो एकदम 100 हो गई है, और जो 100 थी वो 1000 हो गई है। तो पास्कल्स प्रेशर जो है उसका कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। सो दैट्स हाउ वी मेजर इंटेंसिटी। इसके बाद बात करते हैं द स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए नॉर्मली हमारी हवा में जो साउंड की स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड ली जाती है। हालांकि 332 मेजरमेंट के बाद आती है 332, जो कि एब्सोल्यूट जो कि फ्रीजिंग पॉइंट पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। लेकिन रियल लाइफ में हम 0 डिग्री सेल्सियस पे जीते नहीं, तो प्रैक्टिकल वैल्यू 340.2 ऐसा कुछ लिया जाता है। अब ये है हवा में, और वो भी फिक्स नहीं है, टेम्परेचर पे वेरी करेगा, डिपेंड करेगा। और प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इस तरह के फैक्टर्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन फैक्टर से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा साउंड की स्पीड पे वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है स्टिफनेस, कठोरता। कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा कठोर है, स्टिफ है, उतना ही ज़्यादा उसमें साउंड की स्पीड होगी। तो ये तो ऑब्वियस सा है कि जो सॉलिड होते हैं उसमें साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, मोर स्पीड। जो लिक्विड होते हैं उसमें साउंड की स्पीड कम होती है, मॉडरेट। जो गैसेस होती हैं उसमें साउंड की स्पीड बहुत ही धीमी होती है, तो स्लो स्पीड ऑफ साउंड। और इवेंचुअली जो वैक्यूम है उसमें साउंड की स्पीड 0 हो जाती है, तो 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो जैसे ये चाँद है और ये धरती है, तो और आप चाँद के ऊपर खड़े हो, आपको धरती दूर से छोटी नज़र आ रही है, आप यहीं पे चिल्लाओ तो साउंड कभी भी धरती पे पहुंचेगी नहीं, क्योंकि बीच में तो वैक्यूम है। ओके, तो ये बेसिक फंडा है कि वैक्यूम में साउंड की स्पीड 0। तो जितना ज़्यादा कठोरता उतना ज़्यादा साउंड की स्पीड। स्टिफनेस का यहाँ पर मतलब है बल्क मॉडुलस। आपको मैंने बल्क मॉडुलस पीछे पढ़ा रखा है, जब मैंने आपको मैटर पढ़ाया था तो इलास्टिसिटी नाम का एक टॉपिक बताया था। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि किसी चीज़ को पिचकाना आसान है कि मुश्किल है। स्टिफनेस को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और साउंड की स्पीड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ के। तो स्टिफनेस ज़्यादा होने से साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। इसके बाद फिर जो सेकंड चीज़ है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ।
अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में ले, एब्सोल्यूट का मतलब है केल्विन में मेजर करें, तो स्पीड ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर 10 गुना बढ़ेगा तो स्पीड अंडर रूट 10 गुना बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर 100 गुना बढ़ेगा तो स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। टेम्परेचर अगर मान लीजिए 64 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साउंड की स्पीड 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन वो टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में होनी चाहिए, ना कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या किसी और रैंडम यूनिट में। तो टेम्परेचर के बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ती है। इसका मतलब अगर गर्मियाँ हैं, समर, तो साउंड की स्पीड फास्ट होगी। अगर सर्दियाँ हैं, विंटर, तो साउंड की स्पीड स्लो होगी। इसका ये मीनिंग होता है। इसके बाद अगला है द डेंसिटी, घनत्व। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी अगर किसी मटेरियल की ज़्यादा होगी तो एक्चुअली उसमें साउंड की स्पीड कम होगी। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड कम। नाउ दिस इज काउंटर इंट्यूटिव, लोग जो सोचते हैं उसके अगेंस्ट है। लोगों को लगता है कि ज़्यादा डेंसिटी होने से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। डेंसिटी बढ़ने से स्पीड घटेगी। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है, कभी गलती से आपने देखी हो बचपन में। अब इसमें दुनिया भर के एलिमेंट्स हैं। अब इनमें मैं 3 एलिमेंट उठा लूँ, मान लीजिए गोल्ड, फिर ये ले लिया मैंने आयरन, फिर यहाँ पर ये ले लिया मैंने बेरिलियम। अब ये तीनों के तीनों मेटल्स हैं और तीनों की स्टिफनेस मोर और लेस सिमिलर सी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज वेरिएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 गुना 20 गुना डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इनकी डेंसिटी में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो ऐसे में डेंसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो जिसकी डेंसिटी है सबसे कम, उसमें स्पीड होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, यानी बेरिलियम में। और जहाँ जिसकी डेंसिटी है ज़्यादा, उसमें स्पीड होनी चाहिए कम, जैसे गोल्ड में। और जब हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं तो ऑफकोर्स ऐसा होता भी है। फिर जहाँ स्टिफनेस 100 गुना बदल रही है और वहाँ डेंसिटी सिर्फ 2 गुना बदल रही है, तो फिर ऑब्वियसली स्टिफनेस ज़्यादा मैटर करेगा, वो ज़्यादा मेन रीज़न हो जाएगा। जैसे अब आप किसी सॉलिड को गैस में ही कन्वर्ट कर दो तो भाई फिर स्टिफनेस बुरी तरह से चेंज हो गई है, वहाँ डेंसिटी वॉन्ट मेक मच डिफरेंस। तो स्टिफनेस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेंसिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब मान लीजिए आपको सारी के सारे ऑप्शन गैस दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने पेपर में, A B C D, 4 गैस दे दी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन। फिर बोलते हैं इन चारों में सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड किस में है। तो क्वेश्चन है साउंड की स्पीड सबसे फास्ट किस में है। तो हमारी अप्रोच क्या होगी, चारों गैस हैं, स्टिफनेस का तो कोई फंडा नहीं। अब डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, तो गैस का मोलिकुलर मास निकालो। नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 32, CO2 44, हाइड्रोजन 2। तो अब जिसकी डेंसिटी कम उसमें स्पीड ज़्यादा, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा उसमें स्पीड कम। ओके, तो ये बेसिक साइज में फंडा होता है कि डेंसिटी साउंड की इस तरह से वेरी करेगी। और अगर ऐसे भी बोल दे कि अगर हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड है 1200, तो ऑक्सीजन में साउंड की स्पीड कितनी है, तो देखो ये बताया स्पीड डेंसिटी के अंडर रूट पे जाएगा। तो मैं फिर यहाँ देखूंगा कि डेंसिटी हो गई है 16 गुना ज़्यादा, तो स्पीड हो जाएगी 4 गुना कम, क्योंकि अंडर रूट लगेगा 16 और 4 एक तो ये, और डेंसिटी हुई है ज़्यादा तो स्पीड होगी कम, तो 4 गुना कम हो जाएगी। तो मेरा आंसर आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा आंसर बन गया। तो ये हो गया डेंसिटी। इसके बाद अगला फंडा है नंबर 4, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो अगर हवा में मॉइस्चर है, पानी की मात्रा बढ़ गई है, तो उससे डेंसिटी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो इवेंचुअली वो ह्यूमिडिटी डेंसिटी को अफेक्ट करेगा। जो हवा का घनत्व है उसके ऊपर असर पड़ेगा बदलती हुई ह्यूमिडिटी से। तो जब ह्यूमिडिटी होगी ज़्यादा, उससे हवा की डेंसिटी होगी कम, और फिर वापस ऊपर डेंसिटी वाला फंडा आ जाएगा। अगर डेंसिटी हो गई कम तो उससे स्पीड साउंड की हो जाएगी ज़्यादा। अब एक तो ये कन्फ्यूजन कर देता है बहुतों को कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से डेंसिटी कम क्यों हो रही है। तो उसका एक रीज़न समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डब्बा है, इस डब्बे के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 80% मॉलिक्यूल्स तो नाइट्रोजन के हैं, तो नाइट्रोजन भरी पड़ी है, और लगभग 20% मॉलिक्यूल्स इसमें ऑक्सीजन के हैं। तो ऐसे में आपके पास 28 28 28 वजन वाले तो अच्छे खासे मॉलिक्यूल्स हैं, और आपके पास 32 वजन वाले मॉलिक्यूल्स कम हैं। अब मैं बाहर से इन्फ्लक्स करा देता हूँ पानी के मॉलिक्यूल्स का। तो एक एवोगैड्रो लॉ है, एवोगैड्रो लॉ, वो ये बोलता है, इस इक्वेशन को ध्यान रखना, ये हमने इक्वेशन पहले पढ़ी हुई है। तो एवोगैड्रो लॉ बोलता है अगर प्रेशर चेंज ना हो, और अगर वॉल्यूम चेंज ना हो, और अगर टेम्परेचर चेंज ना हो, आर चेंज कभी होता ही नहीं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस सेम रहेंगे।
अब ये कोई बड़ी बात है, ये तो ऑब्वियस है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रहेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि मॉलिक्यूल्स कौन सी गैस के हैं। तो अगर आप H2O अंदर एंटर करा रहे हो तो किसी N2 या O2 को निकलना पड़ेगा। तो जो आपने एंट्री कराई वो 18 वाली है, जो एग्जिट करा दी वो 28 या 32 वाली है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंदर सेम रहने चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ H2O ऐड नहीं हो रही है, वो किसी को रिप्लेस कर रही है। ऐड हो रही होती तो डेंसिटी बढ़ा देती, लेकिन रिप्लेस कर रही है, यानी एक भारी निकला है हल्का घुसा है, तो इससे तो डेंसिटी गिरेगी ना, तो डेंसिटी गिर गई, और डेंसिटी अगर गिर गई तो स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ गई तो ह्यूमिडिटी से स्पीड बढ़ती है, ये हमारा रूल हो जाएगा। फिर इसमें अगला हमारा फैक्टर है, ये फैक्टर नंबर 4 था, तो अब फैक्टर नंबर 5, प्रेशर, वायुमंडल का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाउडनेस यानी गैस का खुद का प्रेशर, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, आवाज़ पैनी है या भारी। इन तीनों से साउंड की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो चेंज। एक ही आपको याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं मैक नंबर पे। देखिए मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, तेज़ रफ्तार से जा रहा है, तो इस एरोप्लेन की स्पीड है मान लीजिए V, ए फॉर एरोप्लेन, और साउंड भी भागती है किसी ना किसी स्पीड से, तो वो है मान लीजिए V, एस फॉर साउंड। तो जो मैक नंबर होता है वो होता है स्पीड ऑफ द प्लेन, एरोप्लेन, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैक नंबर है 3, इसका मतलब एरोप्लेन साउंड से 3 गुना तेज़ भाग रहा है। अगर मैं बोल देता हूँ मैक नंबर है 1.5, तो एरोप्लेन की स्पीड साउंड से 1.5 गुना तेज़ है। और अगर मैं बोल दूँ मैक नंबर है 0.6, इसका मतलब एरोप्लेन साउंड से स्लो है, 40% स्लो है। तो ये तो हो गया मैक नंबर। मैक नंबर की कोई यूनिट्स नहीं होती, नो यूनिट्स, क्योंकि ऊपर वाला मीटर पर सेकंड में होगा, नीचे वाला मीटर पर सेकंड में होगा, कट जाएगा। लेकिन इस मैक नंबर से हमें कुछ टर्म्स मिलती है, जैसे एक टर्म है सुपरसोनिक, फिर एक टर्म है ट्रांससोनिक, एक टर्म है हाइपरसोनिक, एक फिर है ऐसे ही सबसोनिक। ओके, तो टेक्निकली होना ये चाहिए था व्हाट शुड हैव बीन एंड व्हाट इज, और होता क्या है। होना ये चाहिए था सुपरसोनिक वो होते हैं जिसका मैक नंबर 1 से बड़ा हो। ओके, मैक नंबर को मैं बार बार एम एन नहीं करूँगा, मैं इसको मान लीजिए कोई नया टर्म दे देता हूँ, कोई नोटेशन, जैसे मान लीजिए म्यू। ओके, तो जिसका मैक नंबर 1 से बड़ा हो, यानी ऑब्जेक्ट साउंड से फास्ट भागता हो। ट्रांसोनिक वो हैं जिसका मैक नंबर 1 हो, यानी जो साउंड की ही स्पीड से भाग रहा हो। सबसोनिक वो हैं जिसका मैक नंबर 1 से छोटा हो, यानी जो साउंड से धीमे चलते हों। और हाइपरसोनिक वो हैं जिसका मैक नंबर 5 से ज़्यादा हो, यानी जो साउंड से भी 5 गुना से भी तेज़ हो। तो होता क्या है, हाइपरसोनिक जब मैक नंबर 5 से ज़्यादा हो, लेकिन सुपरसोनिक जब मैक नंबर 1.2 से ज़्यादा हो, 1.2 से ज़्यादा, ना कि 1 से। और सबसोनिक जब वो 0.8 से कम हो, ना कि 1 से। तो 0.8 से 1.2 का ये क्या फंडा कर दिया, तो म्यू अगर 1 प्लस माइनस 0.2, यानी 20% का रिलैक्सेशन है उसमें, तो 0.8 से लेकर 1.2 तक अगर म्यू है तो वो ट्रांससोनिक कहलाएगा। तो ये है टेक्निकल डेफिनेशन। हो सकता है जो पेपर सेट करे उसको इतना नॉलेज ना हो, क्योंकि एसएससी वाले ऐसे ही होते हैं, वो सेट करेंगे, वो पूछेंगे सुपरसोनिक क्या है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली यही लिखा होगा जिसका मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो, तो उस पर टिक मार देना, क्योंकि हमें तो नंबरों से मतलब है, बाकी रियलिटी में आपको पता है वो 1.2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगला है डॉपलर इफेक्ट। तो देखो भाई, जैसे मान लीजिए कोई साउंड का सोर्स है, सोर्स, और कोई आवाज़ सुनने वाला है, लिसनर। तो ये तो है आवाज़ सुनने वाला, इसके बड़े बड़े कान होने चाहिए। ओके, और ये है साउंड का सोर्स, ये कोई डीजे है, ये साउंड, और ये हमने रख दिया है गाड़ी के ऊपर, ये लिमो आ रही है, तो इस गाड़ी के ऊपर बिठा रखा है। अब या तो आप उसकी तरफ भाग रहे हो, ओके, या फिर ये आपकी तरफ भाग रहा हो। अगर तुम दोनों के बीच में, सोर्स और लिसनर के बीच में दूरियां घटेंगी, तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसने छोड़ी थी वो नहीं सुनेगी, आपको सुनेगी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से ज़्यादा। लेकिन अगर आप एक दूसरे से दूर जाने लगे, दूरियां अगर बढ़ रही हों, जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में वो बढ़ने लगे, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी सुनेगी, जो परसीव्ड फ्रीक्वेंसी है, वो होगी नॉर्मल से कम।
तो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से ज़्यादा सुनती है जब करीब आते हैं, और फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से भी कम सुनती है और जब दूर जाते हैं। तो यहाँ आवाज़ पैनी हो जाती है, जब नज़दीक आ रहे होते हैं पैनी हो जाएगी, और जब दूर जाएंगे तो आवाज़ भारी हो जाएगी। ये है बेसिकली डॉपलर इफेक्ट। उसका फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होती है वाइल देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर। लेकिन ये सिर्फ लिसनर के साथ नहीं होता, ये ऑब्जर्वर के साथ भी होता है। तो अगर सोर्स साउंड का नहीं है, सोर्स लाइट का है जैसे सूरज, और ये लिसनर होने के बजाय ऑब्जर्वर है, जैसे आंखें अब कान नहीं चाहिए, आँख चाहिए, सो ही इज़ ऑब्जर्वर, तो भी डॉपलर इफेक्ट होता है। तो अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होगी ही होगी। तो अगर उसने मान लीजिए ग्रीन कलर की लाइट छोड़ी है, तो जब आप उससे दूर जाएंगे तो हो सकता है वो रेड कलर बन जाए, जब आप उसके करीब आएंगे तो हो सकता है वो ब्लू कलर बन जाए। इसीलिए ऑप्टिक्स में या रिलेटिविटी में हम बोलते हैं रेड शिफ्ट, रिलेटिव मोशन के दौरान रेड शिफ्ट इज़ व्हेन द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप्स, और ऐसे ही ब्लू शिफ्ट इज़ व्हेन द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब यूनिवर्स में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो प्रैक्टिकली ज़्यादातर जगह हमें रेड शिफ्ट नज़र आता है, जो इस बात का सबूत है कि सारी की सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। और दिस इज़ द रीज़न कि उनकी वजह से कभी उन्होंने लाइट, विजिबल लाइट या एक्सरे गामा भी छोड़ी होगी, तो भी हम तक पहुँचते पहुँचते वो रेड से भी गिर जाती है, वो इंफ्रारेड और नीचे माइक्रो और नीचे रेडियो बन जाती है। तो जैसे हम डिटेक्ट करने के लिए फिर माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन, इस तरह के फिर वो टर्म चूज़ करते हैं, और बड़ा टेक्निकल तरीके से हम डिड्यूस करते हैं कि यूनिवर्स किस रेट से एक्सपेंड कर रहा है। उसके बाद अगला है इको, बैट्स एंड सोनार। ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है। तो आपने जैसे यहाँ से चिल्लाया, आवाज़ गई और आवाज़ टकरा के वापस आई, तो यहाँ से है ये चिल्लाने वाला आदमी, ओके, और आवाज़ गई और सामने किसी दीवार से वो टकरा के आवाज़ वापस आ गई। तो आपके कान उस आवाज़ को एक डिस्टिंक्ट साउंड की तरह डिटेक्ट कर सकें, उसके लिए एक मिनिमम टाइम गैप होना चाहिए दो सिमिलर साउंड्स के बीच में। तो आपने जो आवाज़ बोली थी वो भी तो आपके कानों ने सुनी, और जो टकरा के वापस आई वो भी आपके कानों ने सुनी। उन दोनों में वो डिफ्रेंशिएट कर सकें, उसके लिए कम से कम 1/10 सेकेंड्स का डिमांड होता है। तो इसे हम बोलते हैं द परसिस्टेंस ऑफ साउंड, कि कितनी देर तक आपकी साउंड कान में बनी रहती है ताकि वो दूसरी आवाज़ में डिस्टिंग्विश कर सके। इसका मतलब साउंड को जाके टकरा के वापस आने में कम से कम 1/10 सेकेंड लगानी चाहिए, या उससे ज़्यादा। उससे ज़्यादा लगाई चलेगा, उससे कम नहीं लगानी चाहिए। यानी कम से कम जाने में 1/20 सेकेंड्स लगें और आने में 1/20 सेकेंड्स लगें, तब जाके आपको इको सुनेगी। अब साउंड 340 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 1/20 सेकेंड के अंदर कितनी दूरी तय कर सकती है? तो सेकंड से सेकंड गया, 0 से 0 गई, 2 से कटा 17 इज इक्वल टू 17 मीटर। यानी ये दीवार कम से कम 17 मीटर दूर होनी चाहिए तो इको सुनाई देगी। अगर ये 17 मीटर से ज़्यादा दूर है तो अच्छे से सुनेगी, लेकिन अगर ये 17 मीटर से नज़दीक है तो इको सुनाई नहीं देगी। ये है कैलकुलेशंस। बैट्स के लिए फंडा थोड़ा अलग होता है। बैट्स की कान की चूँकि जो कानों का डिज़ाइन है, उनका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो थोड़ा और डिफरेंट है, तो और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी तक वो सुन सकते हैं। तो और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी अगर सुनेंगे तो ज़्यादा उनके लिए जो परसिस्टेंस ऑफ साउंड है वो उसका टाइम भी बहुत कम होगा। तो ऐसे में उनके लिए जो डिस्टेंस है वो और कम होगा तो भी चलता है। तो ये है चमगादड़, और ये उड़ रहा है और ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आवाज़ टकरा के वापस आती है। तो चमगादड़ अंधे नहीं होते हैं, दे आर नॉट ब्लाइंड, देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चमगादड़ दिन में उड़ते नहीं हैं, रात को ही उड़ते हैं। तो इसलिए फिर वो विजन होने के बावजूद वो उनको कुछ ज़्यादा हेल्प करता नहीं। हैंस बैट्स यूज़ देयर हियरिंग एबिलिटी ताकि वो अपने सामने वाले किसी ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट कर सके कि वो कितना दूर है। तो उनका बॉडी उस हिसाब से फिर इवॉल्व हो गई है कि उनका सेंसेशन और उनका ब्रेन का एनालिसिस साउंड का, कि वो ये पता लगा लेते हैं कि आसपास जो मटेरियल है वो कितना दूर है, और उस हिसाब से वो साउंड से नेविगेट करते हैं। यही फंडा होता है सोनार का। तो सोनार में क्या करते हैं हम साउंड रिलीज़ करते हैं। साउंड, ये तो रडार बना दिया, हवा में होता है रडार, हवा में रडार, और पानी में होता है, यूज़ करते हैं सोनार। उसका रीज़न ये है कि रेडियो वेव्स पानी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, रेडियो और माइक्रो, तो पानी में फिर सोनार ज़्यादा अच्छी है, तो साउंड इतना ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होती। ये है समुद्र की तली, तो वहाँ पे साउंड छोड़ी और साउंड टकरा के फिर वापस आई। हमारे जो साउंड को डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये पता लगा लेते हैं कि साउंड के जाने में और वापस आने में समय कितना लगा। तो टाइम हमें पता चल गया, तो उसका हाफ कर दो, उतना समय लग गया साउंड को बॉटम तक पहुँचने में। तो जो भी टाइम लगा वो हमें पता चल गया कि बॉटम में साउंड कितनी देर में गई, और साउंड की स्पीड हमें पता ही है, तो हमें डिस्टेंस भी पता चल जाएगा कि बॉटम कितना दूर है। ये होता है सोनार। फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऐसे रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स हैं।
इसी के साथ ये वेव्स का और साउंड का चैप्टर भी हमारा फिनिश हुआ। अब हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।